कहते हैं कि हमने इस पे 355 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस तरह से लगातार पैसे लोगों से लिया हुआ था, चाहे कोई मुख्यमंत्री कोष में जमा कराया, कैसे उस पैसे को केवल कागजों में दिखा करके फिर बाकी कहीं घर से बाहर निकल गया, इस कोरोना की चपेट में आ जाए। जो साथ लगते हुए दूसरे राज्य, उनकी सेवाओं को भी सील कर रखा था, नहीं जा सकते थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते थे। पुलिस था, ना कार जीप थी, ना कोई बस ट्रक चल रहा था, रेलगाड़ियां भी बंद हो गई थी, कारखाने सारे। उनको कैसे रगड़ा जाए, कैसे किसान को खत्म कर दिया जाए, कैसे उसकी इस तरह से। अगर मैं उन बातों को फिर से दोहराऊंगा जो मेरे से पहले साथियों ने बताई, तो और ज्यादा कोई दवाई नहीं है। स्वयं इस कोरोना से बचो। एक तरफ तो सबसे पहले जैसे जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन की आड़ में कि लोगों को इस बात का पता ना चले, भड़क ना मिले, लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप अध्यादेश ला करके किसान को कैसे मारा जाए, इसकी योजना केंद्र की सरकार ने बढ़ाई और प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया। साथियों, जो अध्यादेश ये लेकर के आए, हमने 22 के 22 जिलों किसानों के साथ कार्यक्रम बना करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक सरकार इस पे पुनर्विचार करे। अगर कोई पुनर्विचार सरकार ने नहीं किया, इस देश का अन्नदाता अपने फिर घर में चैन से नहीं बैठ पाएगा। फिर 100% सरकार को मजबूर करने के लिए अपना घर बार खेत सब छोड़ करके आंदोलन पे उतारू हो जाएगा। और किसान जब भी आंदोलन करता है तो किसान फिर सरकार के आगे झुकता नहीं, किसान सरकार को झुकाने का काम करता है, क्योंकि किसान एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश का पेट भरने का काम भी करता है, जिसके घर में पैदा हुआ बच्चा सीमाओं की पहरेदारी भी करता है। आज तो इस देश का जो पहरेदार है, जो जवान है, वो भी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से दुखी और परेशान है। आज उस जवान को जहाँ सरहद की चिंता है, वहीं उसको अपने खेत की, अपने बाप की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की भी चिंता है। ये सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसकी वजह से उस पहरेदार को भी कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कोई और कदम उठाना था। आज अगर किसान का किसी को हितैषी इस देश में माना जाता है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम सबसे पहले पंक्ति में आता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने आज न केवल अपनी पुत्रवधू को ये कह करके कि आज किसान के खिलाफ सरकार गलत निर्णय ले रही है, हम इस सरकार का पार्ट नहीं रहेंगे, इस्तीफा दिलवाया, वहीं उसके साथ साथ आज क्योंकि बीजेपी को इस बात का घमंड है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए शायद अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रही। तो जिस तरह से आज उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ा, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनसे ये भी आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई पंजाब के अंदर किसी भी तरह की किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, हम एक एक साथी हमारा उनके साथ खड़ा होगा। हम संयुक्त रूप के अंदर देश के अंदर अगर किसानों के लिए कोई बड़ा एजिटेशन खड़ा करना पड़ा तो इस करनाल की धरती पे चौधरी देवीलाल ने और प्रकाश सिंह बादल ने एक बार कांग्रेस ने 1 रुपया गेहूं का बढ़ा करके किसान को अपमानित किया था। उस वक्त ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद
सरकार ने उठा करके उनको जेलों में बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया। किसान के आगे, सरकार के आगे झुकने की बजाय किसान के साथ न्याय कराने का काम किया। हम किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा तो सर? क्या हरियाणा किसान की आपसे राजनीति क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर इनेलो की पार्टी सत्ता में आती है तो हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि किसान के ऊपर जो कर्ज है, आज हमने अपनी मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आज सत्ता में हैं जिन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्जा किसान के ऊपर है पहली कलम से माफ़ करेंगे। आज कहाँ गए वो लोग जो इस तरह के वायदे करते थे, जो ये कहते थे 5100 रुपये बूढ़ों को पेंशन देंगे, जो ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। आज उन लोगों ने कुर्सी के लिए सारी की सारी बातों को जहाँ धत्ता बता दिया, वहीं चौधरी देवीलाल को भी उन्होंने गिरवी रखने का काम किया इस बीजेपी के। लेकिन हम चौधरी देवीलाल को किसी के गिरवी रखने नहीं देंगे। हम चौधरी देवीलाल के उस आदर्श को फिर आगे बढ़ाएंगे जो उनकी एक सोच थी, उनकी सोच को आगे लेकर। आपको लगता है मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? मध्यावधि चुनाव सर? जो धान की खरीद की बात कह रहे थे कि हम कल से कह रहे थे हम खरीद शुरू कर देंगे, परसों से 26 तारीख से, आज 28 तारीख होगी। आज भी मैं 5 मंडियों, जो 4 मंडियों में इन्होंने कहा था कि हम धान खरीदने जा रहे हैं, उन 4 की खेती जो हरियाणा प्रदेश के 8 जिलों में होती है, जहां पूरी की पूरी खेती आज सफेद मक्खी की चपेट में आकर के खत्म होगी, नहीं बल्कि अधिकारियों की तरफ बढ़े कि हमारे अधिकारी कम से कम